जामिया कराची सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक ख्वाब था। केयू ड्रीम सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नौजवान देखा करते थे, मगर ताबीर किसी किसी को ही मिलती थी। रात को नींद नहीं आई थी जब हमें मालूम चला कि हमारा एडमिशन हो गया है। इतनी खुशी थी क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में पढ़ना जो है वो एक ख्वाब होता था। उनको ख़ानदान वाले मोहल्ले वाले भी हसरत से देखते थे, इशारा करके बोलते थे कि वही लड़का जा रहा है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अपने बच्चों को बताते थे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, उस ज़माने में कैनेडी के लड़के भी कराची यूनिवर्सिटी के लड़कों को जो है ना हसरत से देखते थे, या कराची यूनिवर्सिटी का लड़का है। और जिसका होता था एडमिशन, फिर उसके बाद वो बेहतरीन अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बन के ही निकलता था। काबिल टीचर्स की वजह से यूनिवर्सिटी का सिर्फ मायार ही नहीं, दाखिलों का मेरिट भी बुलंद था। दाखिला होता तो बहुत मुश्किल से था, मगर गरीब के बच्चे भी अपनी मेहनत से कराची यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते तो कुछ बनकर ही निकलते थे। और हुआ भी ऐसा ही। कराची यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वालों ने सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम बनाया। यूनिवर्सिटी के दिन बहुत याद आएंगे, बहुत मेमोरीज हैं यहाँ पे। टीचर्स बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छी चीज़ कैंटीन यहाँ की, और दोस्त जाने का थोड़ा सा दुख है लेकिन खुशी ज़्यादा है। मगर देखते ही देखते जामिया कराची का मायार और ख्वाब दोनों ही तहलील होते चले गए। हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटी में पढ़ना सुहाना ख्वाब था। कराची यूनिवर्सिटी में अब कराची का बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए कराची यूनिवर्सिटी डरावना ख्वाब। सुहाने का से जो डरावने का जो सफ़र है, इस सफ़र के दरमियान जो है ना एक तवील दास्तान है तबाही और बर्बादी की। हमारी आंखों के ही सामने इस यूनिवर्सिटी का मेयार गिरता चला गया, और इतना गिरा कि अब लोग इसकी जो डिग्री है उसकी भी वो वक़्त बरकरार नहीं रही है। हमारे एक साथी थे गिलगित के, वो एक स्टूडेंट को मेरे पास लेकर आया कि यहाँ से ये ग्रेजुएशन कर लेगा। तो मैंने कहा गिलगित से क्यों नहीं कर रहा? कह रहे हैं गिलगित में पढ़ाई बहुत सख्त है ना। तो आप अंदाज़ा करें कि तालीमी मयार हमारा जामिया कराची का। जामिया कराची की यह सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे, इसकी तफसील बहुत ज्यादा है। हम इस डॉक्यूमेंट्री में इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। 90s के आगाज में ही अंदाजा होना शुरू हो गया था कि कराची यूनिवर्सिटी के तालीमी और इंतजामी मामलात अब ज्यादा खराब हो रहे हैं। 1993 में जब काकर फार्मूले के तहत नवाज शरीफ की रुखसती हुई, बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतकर दोबारा वजीर आजम बनी, तो उन्होंने जामिया कराची के बिगड़ते मामलात को दुरुस्त करने की संजीदा कोशिश की। उस दौर में 18वीं तरमीम नहीं आई थी और वफाकी हुकूमत ही मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के मामलात देखती थी। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने बतौर डायरेक्टर IBA अपनी इंतजामी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले डॉक्टर अब्दुल वहाब को वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने तेजी से इस्लाहात शुरू कर दी। डिसिप्लिन का पाबंद सिर्फ तलबा को ही नहीं बल्कि असातिज़ा को भी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। उनके अंदर इंतजामी सलाहियतें थीं, इसमें कोई शक नहीं। वक्त के पाबंद होना, हर काम जो है तरीके से करना, मगर उसमें खौफ का अंसर बहुत था। बेनज़ीर साहिबा का फैसला था तो बहुत अच्छा फैसला। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स की थी, क्योंकि वो एक बात कहता था कि टीचरों को पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। यही काम दोनों नहीं चाहते, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते थे और टीचर पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए मिल गए। दो प्रॉब्लम्स थे उनके। एक तो इनका इशू जो था टेम्परामेंट का था, गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना, असातिज़ा की तौहीन करना, जो मुँह में आए वो कह देना, तो वो कंट्रोल नहीं था। मगर बात इतनी सादा नहीं थी। अगर बात सिर्फ एकेडमिक रिफॉर्म तक रहती तो शायद इनकी मुखालिफत भी सिर्फ असातिज़ा तक ही महदूद रहती। मगर डॉक्टर अब्दुल वहाब ने तलबा के खिलाफ भी कुछ ऐसे इंतजामी फैसले कर डाले जिसमें तलबा के नुमाइंदों के पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने किसी हद तक एक बेकाबू यूनिवर्सिटी को काबू भी कर लिया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने तलबा जो तंजीमों की जो सियासत थी, जो उनका अमल दखल था इंतज़ामी उमूर में, उसको कम से कमतर किया। यकीनन उसमें कुछ गैर मकबूल फ़ैसले भी होते हैं, और वो गैर मकबूल फ़ैसले थे हॉस्टल की बंदिश, फ़ीसों में इजाफ़ा। ये वो मरहला था जब कैंपस में दस्तो गरेबा रहने वाली तलबा तंजीमें VC डॉक्टर अब्दुल वहाब के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुत्तहिद हो गई। यूनिवर्सिटी को बचाने के बजाय अलमिया कह लें कि सब जो है एक हो गए। इस्लामी जमीयत तलबा थी, APMSO थी, ज़माने में पीसा होती थी। ऐसे तो इनमें जो भी इख्तलाफात हो, लेकिन डॉक्टर वहाब को हटाने के लिए, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि अटेंडेंस पूरी चाहिए। खुद भी उस ज़माने में शऊर की सतह हमारी कम थी, समझते थे इंसाफ से जो है वो कराची यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि गलती पे डॉक्टर अब्दुल वहाब के खिलाफ तलबा और असातिज़ा की तंजीमें भरपूर तहरीक चला रही थी,
मगर जब नवंबर 1996 में बेनजीर की हुकूमत 58 2B से बरतरफ कर दी गई तो डॉक्टर अब्दुल वहाब को चलता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। डॉक्टर अब्दुल वहाब के जाने से जामिया कराची को बदतरीन निज़ाम हुआ। वहाँ से जामिया कराची की बर्बादी का, तबाही का जो आगाज़ हुआ, फिर वो रुक नहीं सका। डॉक्टर वहाब को फारिग कर दिया गया और डॉक्टर वहाब ने कराची यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के जो इकदाम किए गए थे उसको जो है वो रिवर्स हुए। अगर डॉक्टर वहाब की पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट हो जाती तो आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तो शायद आज कराची यूनिवर्सिटी जो है वो लम्ब से बड़ी नहीं तो कम से कम लम्ब से छोटी यूनिवर्सिटी ना होती। आज ये कराची का जो है ये फ़ख्र होती। बेनजीर हुकूमत के जाते ही मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाने वाले हफीज पाशा को वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी लगाया गया। असातिज़ा ने जश्न मनाया था, तालियां बजाई थी, नए वाइस चांसलर को फूलों के हार पहनाए थे और कहा था हमने डॉक्टर वहाब को भगा दिया। उन्होंने बेसिकली डॉक्टर वहाब को नहीं भगाया था, उन्होंने जो अपनी काम चोरी थी उसको जो है वो महफूज कर लिया। हफीज पाशा ने आने के बाद डॉक्टर अब्दुल वहाब की तमाम इस्लाहात को रिवर्स कर दिया। तलबा की जो सहूलियात खत्म की थी वो भी बहाल कर दी। एक साल बाद डॉक्टर जफर सैफी जामिया कराची के वीसी बने जो 2004 तक रहे। इनके बाद डॉक्टर पीरजादा कासिम जामिया कराची के वीसी बने जो 2012 तक यानी 8 साल वाइस चांसलर रहे। पीरजादा कासिम साहब की आपने बात की, 8 साल वो वाइस चांसलर हैं, बड़े अच्छे आदमी। मगर उनका प्रॉब्लम ये था कि वो फैसला नहीं कर सकते थे, दबाव में आ जाना। यही हाल खैसर साहब का था। और पीरजादा कासिम साहब जो है अपनी फील्ड में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया फिजियोलॉजी में। पीरजादा कासिम का तकरीर के बाद मैं कहते हैं कि वो एमक्यूएम ने कहा था पीरजादा कासिम साहब जो है ना वो नस्तालिक आदमी है, शरीफुल नफ्स आदमी है। लेकिन शरीफुल नफ्स होना, नस्तालिक होना वो एक अलग बात है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना एक अलग बात है। उस ज़माने में एमक्यूएम का उरूज था। वाइस चांसलर लगाने के लिए एमक्यूएम की रजामंदी, 90 की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती थी और उसी को मलूज़ खातिर रखकर जिसकी भी तकरीर हुई उसके बाद वो उन्हीं अहकामात की बजा आवरी हुई है, चाहे वो डॉक्टर ज़फ़र सईद सैफ़ी हों, चाहे डॉक्टर कैसर हों, डॉक्टर पीरजादा कासिम हों या कोई भी। उसके बाद जो लगा है तो मंजूरी वहीं से आई है और उसके बाद वाइस चांसलर लगाया गया। पीरजादा कासिम ने जिस साल वीसी का ओहदा संभाला उसी साल यानी 2004 में जामियात की ग्लोबल रैंकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। 80 और 90 के अशरे में जामियात की ग्लोबल रैंकिंग का कोई निज़ाम तो नहीं था, लेकिन इस ज़माने में जामिया कराची की यह हैसियत ज़रूर थी कि मिस्र, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, सूडान, नाइजीरिया, कीनिया, फ़लस्तीन, उर्दन, शाम, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से इतनी तादाद में तलबा आते थे कि इनके लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को अलहदा से हॉस्टल बनाना पड़ गया था। गैर मुल्की तलबा की जामिया कराची आमद में कमी की वजह मयार तालीम में गिरावट के साथ 9/11 के बाद बनने वाले खित्ते के हालात भी थे। मगर जब वॉर एंड टेरर की सूरत हाल खत्म हुई तो जामिया कराची का मयार ऐसा नहीं रहा कि गैर मुल्की तलबा पहले की तरह कराची यूनिवर्सिटी में आना पसंद करते। खैर, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का ग्लोबल निज़ाम आने के बाद 2006 में जो रैंकिंग जारी हुई इसमें जामिया कराची दुनिया की 600 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल थी। 2009 में यानी पीरजादा कासिम के दूसरे दौर में रैंकिंग में बेहतरी हुई। जामिया कराची दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो गई। मगर उसके बाद 18वीं तरमीम आ गई और जामियात का इंतजाम वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमतों को चला गया और फिर केयू की तनज़्ज़ुली का सफर बहुत तेज हो गया। 2016 में जामिया कराची दुनिया की 700 यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त से भी बाहर चली गई। 2019 में मजीद तनज़्ज़ुली हुई और जामिया कराची दुनिया की 800 यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में भी जगह न बना सकी। पहली वजह तो ये है कि जो रैंकिंग होती है उसमें देखा जाता है कि आप की जो रिसर्च इंडेक्स है वो किस में आ रही है। तो एक तो हमारे जो असातिज़ा हैं वो उस लेवल की रिसर्च नहीं करते, दूसरी ये कि वो प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ टीचर और कोर्स इवैल्यूएशन नहीं है। जामिया कराची की तबाही की वजूहात को जानने से पहले एक जरूरी गुजारिश, जिन नाजरीन ने रफ्तार को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें ताकि उन्हें रफ्तार की हर नई डॉक्यूमेंट्री आने का पता लगने में देर ना हो। और रफ्तार के मिशन को सपोर्ट करने के लिए पैट्रियन मेंबर्स भी जरूर बनिए, जिसका तरीका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
कराची यूनिवर्सिटी पर अफ्तार की पहली वीडियो एक थी केयू का इख्तिताम जुलाई 1989 में पेश आने वाले इस वाक़े पर हुआ था जब पीएसएफ के 3 कारकुनों के कत्ल के बाद कराची यूनिवर्सिटी में रेंजर्स को तैनात किया गया। पहली मर्तबा स्टेन गन से फायरिंग की गई। 11 फीट तक उसका भेजा उड़ के गया। हॉस्टल्स में लोगों को अगवा कर लाया जाता। गवर्नर फखरुद्दीन इब्राहिम ये सब देख रहे थे। यहाँ बंद कमरे में एक तारीखी फैसला होता है। यूनिवर्सिटी के दरवाजे रेंजर्स के लिए खोल दिए गए जो आज तक बंद नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि रेंजर्स के आने के बाद तलबा तंजीमों में झगड़े होना ही बंद हो गए थे। झगड़े तो जारी रहे मगर बंदूक की जगह लाठियों, पत्थरों और बोतलों ने ले ली थी। रेंजर्स की तैनाती के 10 साल बाद अप्रैल 1999 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जामिया का अमन तहोबाला कर दिया। जामिया कराची में जमीयत के मुकाबिल दीगर तलबा तंजीमें मौजूद तो थीं, मगर इनकी तादाद जमीयत के मुकाबले में हमेशा कम ही होती थी। इन तलबा तंजीमों में PSA यानी पंजाबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी थी। अगरचे PSA के कारकुनों की तादाद कम थी, मगर झंडा लगाने, हटाने, नोटिस बोर्ड पर पंफलेट लगाने और घूर कर देखने जैसी मामूली बातों पर जमीयत के साथ हाथापाई होती रहती थी। पीसा का मसला ये था, पीसा के पास लड़ने वाली स्टैंड नहीं थी। जिस दिन क्लैश होता था उस दिन तो पिट जाते थे, अगले दिन वहां से लेके आते थे। कोई खास कॉलेज होता था उनके शाह फैसल में, अल्लामा इकबाल कॉलेज से बसें भर के ना वो लेके आते थे। जी हाँ, मामूल तो यही था, मगर 8 अप्रैल 1999 को जो कुछ हुआ वो इस रिवायत से मुख्तलिफ था। नोटिस बोर्ड पर पंफलेट लगाने पर PSA और जमीयत के कारकुनों के दरमियान पहले नोकझोंक और फिर हाथापाई हुई। इस बार रिवायत से हटकर ये हुआ कि मौके पर PSA के कारकुनों का पल्ला भारी रहा और जमीयत के कारकुनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान जमीयत के 3 कारकुन एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए PSA के कारकुनों के घेरे में आ गए। मारपीट के दौरान 2 कारकुन तो भाग निकले, मगर एक कारकुन को इतना ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो अधमरा हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में फेंक दिया गया। इस तशद्दुद के बाद वो तालिब इल्म 15-20 दिन ICU में ही जेर इलाज रहा। कई बरस तक इसका ज़हनी तवाज़ुन भी मुतासिर रहा। यानी 8 अप्रैल को जमीयत के साथ PSA ने जो कुछ कर दिया था, इसका जमीयत की तरफ से जवाब आना तो यकीनी था और यही चीज PSA को परेशान किए हुई थी। जो लोग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की तलबा सियासत को देख चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्लैश के अगले दिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्री मारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। PSA ने इस एंट्री के चैलेंज से निपटने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले बड़ी तादाद में डंडे, पत्थर और बोतलें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में छुपा दिए। उन दिनों अल्लामा इकबाल डिग्री कॉलेज छोटा गेट PSA का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। PSA के कारकुन 9 अप्रैल को एंट्री डालने के लिए अल्लामा इकबाल कॉलेज से मिलकर रवाना हुए। KU में PSA के कारकुनों की तादाद 100 से जायद थी, लेकिन झगड़े के अगले दिन सिर्फ 25 ही जमा हो सके। यूनिवर्सिटी तक बाहिफाजत पहुंचने के लिए PSA के कारकुनों ने एक अजीब काम किया। कराची यूनिवर्सिटी की गुलशन हदीद से आने वाले पॉइंट को छोटा गेट के मुकाम पर रोका और पॉइंट पे पहले से सवार तमाम तलबा और तालिबात को जबरदस्ती उतारकर पॉइंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। रिवायती रास्ते के बजाय पॉइंट को लेकर सफूरा के रास्ते यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचे और उस दिन हैरत अंगेज तौर पर PSA के कारकुनों के हाथों हाईजैक की गई पॉइंट के लिए स्टाफ कॉलोनी वाला गेट खोला गया। जामिया में पढ़ने वाले जानते हैं कि स्टाफ कॉलोनी वाला गेट कभी भी पॉइंट्स के लिए नहीं खोला जाता था, लेकिन उस दिन खोला गया। PSA के कारकुन सबसे पहले उन मुकामात पर पहुंचे जहां उन्होंने डंडे, पत्थर और बोतलें छुपाई हुई थीं। मगर उस वक्त उनके कदमों तले जमीन निकल गई जब उन्हें पता चला कि सारे डंडे, पत्थर और बोतलें गायब हैं और जामिया के मुख्तलिफ रास्तों पर ऐसी झाड़ू फिरी हुई है कि एक पत्थर तक मौजूद नहीं। बहरहाल PSA की 20 से ज्यादा कारकुन आर्ट्स लॉबी, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और कैफेटेरिया के करीब 3 टोलियों में जमा हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जमीयत के कारकुन 3 एतराफ से नारे लगाते हुए PSA के कारकुनों की तरफ बढ़ने लगे। इस अचानक हमले को देखकर PSA के बेशतर कारकुनों ने दौड़ लगा दी, मगर घेरे में आने वाले कारकुन मुकाबला करने की कोशिश करते रहे। उस दौरान PSA जामिया कराची के ओहदेदारों को उस वक्त के स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी के सरबराह के दफ्तर में पनाह लेनी पड़ी। PSA के कुछ कारकुन एग्जामिनेशन ब्लॉक के बैक साइड की तरफ भागे, मगर वहां जमीयत के कारकुन पहले से ही मौजूद थे। लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इस दौरान PSA के कारकुन काशिफ इकबाल के सर पर डंडे की जरब लगी और वो जमीन पर आ गिरा। ये बात है 98-99 की। इसको एडमिन ब्लॉक के सामने मारा था, डंडों से मारा था, सर पे डंडे मार मार के मार दिया। काशिफ इकबाल के जाबाहक होने के कई घंटे बाद यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोनों में छुपे PSA के कारकुनों को रेंजर्स के दफ्तर में जमा किया गया।
जहां से ये तमाम लोग गुलशन हदीद पहुंचे, जहां काशिफ इकबाल का घर था। इस तसादुम की नजर होने वाला 22 साला काशिफ इकबाल शुमारियात का तालिबे इल्म था। काशिफ इकबाल की मौत के बाद 1 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी बंद रही। इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद गिरफ्तार हुए, इनमें से 3 7 माह तक जेल में ही रहे। 1999 के बाद से अगले 8 साल तक जामिया कराची में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, मगर कोई बड़ा तसादुम नहीं हो पाया। शहर कराची के सियासी हालात का जामिया कराची पर बराह रास्त असर पड़ता था। 1999 में मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन रुकने से एमक्यूएम को बड़ा रिलीफ मिल चुका था और 2002 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद एमक्यूएम वफाक और सिंध हुकूमत का हिस्सा थी। लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम को जो बालादस्ती शहर में हासिल थी, इसकी हद जामिया कराची के सिल्वर जुबली गेट पर पहुंचकर खत्म हो जाती थी, क्योंकि अंदर इस्लामी जमीयत तलबा कारकुनों की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी कुव्वत के तौर पर मौजूद थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 2007 आ गया। वही 2007 जिसमें मई की 12 तारीख को परवेज मुशर्रफ के बकौल कराची में एमक्यूएम की अवामी ताकत से टकराने वालों को मुंह की खानी पड़ी थी, मगर इसके बावजूद एपीएमएसओ को जामिया कराची के अंदर ब्रेक नहीं मिल रहा था। फिर एक मंसूबा बनाया गया। जामिया कराची जहां एमक्यूएम को जन्म देने वाली एपीएमएसओ का कयाम हुआ था, वहां अल्ताफ हुसैन की सालगिरह के सिलसिले में व्हाइट डे मनाना एपीएमएसओ की रिवायत थी। 12 सितंबर 2007 को आर्ट्स लॉबी में व्हाइट डे पर टाउन नाजिम वासे जलील समेत कई रहनुमा और तंजीमी ओहदेदार जामिया कराची के अंदर पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्राइवेट गार्ड्स और एमक्यूएम के कारकुनों की बड़ी तादाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई। जमीयत ने आउटसाइडर्स की बड़ी तादाद में जामिया के अंदर आने का मामला जामिया की इंतजामिया के सामने उठाया, मगर हुकूमती दबाव की वजह से इंतजामिया कुछ न कर पाई, जिसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन नारे लगाते हुए आर्ट्स लॉबी में पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बिल्कुल एंड टाइम पे जिस वक्त केक काटना था, उस टाइम पे लॉबी के पीछे से उन्होंने हमला किया 2 साइड से हमारे ऊपर, और भरपूर हमला किया डंडों के साथ। जबकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत थी, लेकिन हिदायत नहीं थी इस तरह कुछ करने की। सबको लगी थी, मेरी कमर पे लगी थी चोट, मेरी डिस्क उसमें हिल गई थी। बहुत बुरा तशद्दुद किया था उन्होंने, केक वेक तोड़ दिया था, वासिल भाई भी भागे थे। सर सईद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए और यूनिट और सेक्टर के लोग जो यहाँ पर आए, और हमने इंतज़ामिया से पहले बात की। कोई तसादुम नहीं हुआ था, सिर्फ हमारे लोग नारेबाजी करते हुए लॉबी की तरफ बढ़े थे, और वो किस खौफ में थे, क्योंकि देखें जो आउटसाइडर होता है ना, उसके कदम हमेशा कमज़ोर होते हैं, तो वो भागे हैं। तो ये एमक्यूएम के लिए ना बहुत शर्मिंदगी का और एक हजीमत का बाइस था। इस वाक़े के बाद आज की जुबान में एपीएमएसओ का प्रोग्राम तो बढ़ गया था, लेकिन इसके अगले दिन यानी 13 सितंबर को जो कुछ हुआ वो बड़ा हौलनाक था। दिन 11:30 बजे इस्लामी जमीयत तलबा के 5 कारकुन स्टाफ कॉलोनी गेट से निकलकर रोड क्रॉस करते हैं। रूट G7 की मिनी बस में चढ़ते हैं। बस में रश था, 2 को बस के अंदर जगह मिल जाती है, बाकी 3 दरवाजे पर ही लटक जाते हैं। बस चंद गज दूर ही चली थी कि शादी किला हॉल के करीब बस को मुसल्लह अफराद ने रोक लिया, और वहाँ पर बहुत बेदर्दी से मतलब क्लाशनकोफों के जरिए वहाँ पर फायरिंग की गई। उन्होंने जिस्म को टारगेट नहीं किया, क्योंकि ये बस के दरवाजे पर थे, पिछले दरवाजे पे, तो इनके चेहरे पे लगी हैं। और इमरान अली खान जो ज़ख्मी हुए थे, उनके 16 गोलियां लगी थी, क्योंकि वो बस का हैंडल पकड़ के यूँ खड़े हुए थे, और वो इस कैफियत में, इस ज़ख्मी हालत में भी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए बस से उतरे, और फिर उन्होंने फ़ोन करके हमें इत्तला दी। तो उन्होंने फिर ये सारी सूरत हाल बताई कि क्या हुआ। नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबाहक होने वाले तलबा में इमरान शाहिद, गुलाम सिद्दीक और आतिफ हुसैन शामिल थे। इस हमले में एक आम मुसाफिर हबीब खान की भी जान गई। उस वक्त एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी बस पर फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए जाबाहक अफराद से इजहार ताज़ियत किया था। खून रेज़ी के इस वाक़े को 1 साल भी ना गुजरा था कि एपीएमएसओ ने एक बार फिर अल्ताफ हुसैन की सालगिरह के व्हाइट डे की तैयारी शुरू कर दी। सितंबर 2008 के आगाज में रमजान होने की वजह से व्हाइट डे के लिए 26 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया। जमीयत ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने एतराज़ किया कि जो प्रोग्राम गुज़श्ता साल इतनी बड़ी खूनरेज़ी का सबब बना था, इसकी दोबारा इजाज़त क्यों दी गई है। जब इंतजामिया ने बात ना मानी तो जमीयत के कारकुन आर्ट्स लॉबी पहुंच गए, जहां व्हाइट डे के लिए एपीएमएसओ के कारकुन जमा थे, और फिर वही शुरू हो गया जो 1 साल पहले हुआ था। स्टूडेंट एडवाइजर खालिद इराकी ने रेंजर्स की मदद से मामला संभालने की कोशिश की। वक्ती तौर पर दोनों जानिब के कारकुनान रुके भी, मगर उनके जाते ही कारकुन फिर आमने सामने थे। मगर फिर उस रेंजर्स की मौजूदगी में वो कुछ हुआ
जिसने जामे कराची में रेंजर्स की मौजूदगी का जवाब ही खत्म कर दिया। कुछ ही देर में मस्कन चौरंगी गेट से कई गाड़ियां और उनके साथ ही KKF की एम्बुलेंस दाखिल हुई। रेंजर्स एहलकार पहली झड़प के बाद से जामे के हर कोने में अलर्ट थे, मगर मस्कन चौरंगी से आने वाली इन मशकूक गाड़ियों को नहीं रोका गया, जिसमें मुसल्ला आउटसाइडर मौजूद थे। कुछ ही देर में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने का हिस्सा मैदान जंग बना हुआ था। तलबा जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रोजनामा डॉन के मुताबिक ये सब कुछ रेंजर्स की मौजूदगी में हो रहा था। पहले गोली किसने चलाई, दोनों तंजीमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, मगर कौन ज्यादा भारी तैयारी के साथ आया था ये कुछ ही देर में वाज़ेह हो गया। जमीयत के कारकुन जान बचाकर भाग रहे थे और गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद इनके पीछे थे। उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों ने एम्बुलेंसों में मौजूद अफराद को भी फायरिंग करते हुए देखा था। जमीयत के अब्दुल जब्बार को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सामने गोलियां मारकर गिराया गया, जबकि उसामा बिन आदम को सोशल वर्क डिपार्टमेंट के करीब गोलियां मार दी गईं। जमीयत के दोनों जख्मी कारकुनों को KKF एम्बुलेंस में डालकर बाहर ले जाया गया और इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ है कि इन जख्मियों को एम्बुलेंस में ही गोलियां मारी गईं। हमारे लोगों पर मुसल्ला जो इनके सेक्टर और यूनिट के लोग होते हैं, उन्होंने आके एडमिन ब्लॉक के सामने जो हमारे लोग थे उसके ऊपर बराह रास्त फायरिंग की है। वहाँ पर इतनी शदीद फायरिंग हुई और इतने सारे लोग आके ये काम कर रहे हैं, तो हमारे लोग फिर मुंतशिर होना शुरू हुए और हमने देखा कि हमारे अब्दुल जब्बार भाई जो है वो मैथमेटिक्स के सामने ज़ख्मियों के गिरे और फिर इसी तरह उसामा आदम भाई सोशल वर्क गालिबन डिपार्टमेंट के सामने गिरे। उनको पीछे से गोलियां लगी। उसमें इम्कान था कि वो बच जाते, लेकिन चूँकि उनको एक KKF की एम्बुलेंस में ले जाने की कोशिश की गई, वो ज़ख्मी थे। तो जब बाद में रिपोर्टर्स की तस्वीरें आई तो उससे हमें पता चला कि उनको पॉइंट ब्लैंक से जो है ना वो MLR में वाज़े तौर पे मौजूद है कि उनको इंतहाई करीब से यानी पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गई। फायरिंग के तबादले में APMSO के कारकुन मोहम्मद रामेश की भी जान गई। 3 कारकुन जख्मी भी हुए। रिपोर्ट जमा कराने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के किस तरह से प्रोग्राम करना है, रिपोर्ट आती है कि जमीयत ने क्लैश स्टार्ट कर दी है और फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद रिपोर्ट आई, रामेश भाई शहीद हो गए। हम लोग सारे दारुस्सियात पहुँचे, रामेश भाई को देखा, उनके सर में गोली लगी हुई थी। 3 तलबा के कत्ल के बाद 1 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी बंद रही। रेंजर्स के आने के बाद भी तो हुआ। जफर जैदी साहब के ज़माने में बोतलों का इस्तेमाल, सरिये को इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट को मार दिया था। फिर खासिम साहब के ज़माने में 2008 में उसमें 1-2 स्टूडेंट मर गए थे। रेंजर्स तो आए थे, टेम्पररी अरेंजमेंट था। मुझे याद है ये था कि ये एक 3-4 महीने की बात है, मगर उन्होंने भी बिना कब्जा कर लिया। हॉस्टल्स में काबिज हैं, कुछ घरों में काबिज हैं। पहले इनकी ड्यूटी गेट्स पे होती थी, वो हटा दी। शाम को कभी कभार ये निकलते हैं रेंजर वाले अपने जीप उसमें वैन में, मोटरसाइकिल में। एडमिशन भी लिया हुआ है लोगों ने, MPhil PhD का। तालीम तो सबका हक़ है हासिल करना। हमारी फोर्सेस जो है ना वो क्यों तालीम से महरूम रहें। अगर उन्हें एक मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई डिग्री ले लें, तो मेरे ख्याल में ये उनका हक़ बनता है, ले लेनी चाहिए। जब आम हर आदमी आके मुस्तफ़ीद हो रहा है। जिस वक्त KU की तामीर हुई उस वक्त ये इलाका शहर से 12 मील परे एक वीराना था, मगर जैसे जैसे आबादियां बसती गईं, KU के एतराफ की जमीन की कीमत भी बढ़ती चली गई और लैंड माफिया की जामे कराची की जमीन पर राल टपकने लगी। जामे कराची की पहली चाइना कटिंग 1981 में ही हो गई थी। ये वो जमाना था जब जामे कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर मासूम अली तिरमिजी थे और यूनिवर्सिटी की जमीन पर बनने वाली इमारत आज भी बयानी हाइट्स के नाम से मौजूद है। इसके बराबर में बनने वाला हशमत मेमोरियल स्कूल भी जामिया कराची की जमीन पर ही बनाया गया है। हैरत की बात तो ये है कि उस जमाने में KU स्टेट डिपार्टमेंट ने जामिया की जमीन पर इस कब्जे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो तिरमिजी साहब के ज़माने से शुरू हुआ था ये, और ये पीक पे पहुंच गया और बगैर मिली भगत के हो ही नहीं सकता। 1200 एकड़ ज़मीन में से मुश्किल से यूनिवर्सिटी के पास जो ज़मीन बची है वो 200 या 300 एकड़ है, 400 होगी। बाकी सारे के सारी या तो कंस्ट्रक्शन हो गई या हत्या ली गई। 1981 में डॉक्टर मासूम अली तिरमिजी जब वाइस चांसलर थे तो उस वक्त बयानी हाइट्स की तामीर शुरू हुई। हल्का फुल्का एहतजाज हुआ और उसके बाद वहाँ तामीरात होती रहीं और उसके बाद बयानी हाइट्स से हशमत मेमोरियल तक पूरी ज़मीन कराची यूनिवर्सिटी की थी। लेकिन आगे चल के वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ घर बन गए हैं। उस वक्त के जो स्टेट डिपार्टमेंट को देखते थे वो भी खामोश रहे, सिक्योरिटी के जो लोग थे वो भी खामोश रहे, उस वक्त के शेखुल जामिया भी खामोश रहे। अब ये बाहमी रजामंदी थी या क्या मामला था, इस बारे में तो अब कुछ किसी पे इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो ज़मीन गई। ये जामिया कराची की ज़मीन की चाइना कटिंग की पहली वारदात थी
जिसे केयू की इंतजामिया ने ही हजम कर लिया। मगर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 1991 में यूनिवर्सिटी रोड के पार जामिया कराची की जमीन पर अल नसीर टावर और अल बसीर टावर नामी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स तामीर हुई। जिस वक्त जमीन पर कब्जा हो रहा था उस वक्त भी जामिया कराची की इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस जमाने में केयू के वाइस चांसलर इर्तिफाक अली थे। जब कब्जा हो गया और तामीराती काम जारी था, उसके बाद केयू की इंतजामिया ये मामला अदालत में ले गई, जो आज तक जेरे समाअत है। मामला जेरे समाअत होने के बावजूद चंद साल पहले इन दोनों इमारतों के मजीद फ्लोर्स भी बनाए गए हैं। अल नसीर टावर सबकी आंखों के सामने तामीर हुआ। मैं किसी एक वाइस चांसलर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जितने इस हदवार में आते रहे सब जिम्मेदार हैं, सबने आंखें बंद रखी। तामीरात होती रहीं, हर आदमी खामोश रहा। केस करके आप मुतमईन ये कर सकते हैं कि अदालत में मामला है। पाकिस्तान में अदालतों में जिस तरह के मामला जितने इतने अरसे तक चलते हैं, तो ये आपको ही पता है कि क्या होता है वहाँ पर, और मेरे ख्याल में चलते ही रहेंगे और नस्लें गुजर जाएंगी, इनके फैसले सामने नहीं आएंगे। मेन यूनिवर्सिटी रोड पे नज़र आता है कि 2 फ्लोर अलग से तामीर हुए हैं। तो जब तामीरात अब भी जारी हैं, कब्जे अब भी हो रहे हैं, तो कौन रोकेगा। अल नसीर टावर के बराबर में एक और इमारत जामिया कराची की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई और इसके खिलाफ भी केयू इंतजामिया ने कब्जे और तामीरात के बाद केस किया, जो इस वक्त भी जेरे समाअत है। मगर केयू की जमीन पर बनी इस इमारत के मामले में एक नया ट्विस्ट 2021 में आया। आपको याद होगा कि राशिद मनास रोड पर अलादीन पार्क की जमीन पर कब्जा करके पवेलियन एंड क्लब बनाया गया था। इस पवेलियन एंड क्लब को उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर गिराकर पार्क की जमीन वागुजार कराई गई थी। कब्जे की जमीन पर बने इस पवेलियन एंड क्लब की इंतजामिया की अगली मंजिल भी कब्जे ही की जमीन निकली। जी हाँ, अब ये पवेलियन एंड क्लब जामिया कराची की कब्जा की गई इस इमारत में मुंतकिल हो गया। मगर इस बार यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई की वजह से इस क्लब को सील कर दिया गया है। आप जाकर देख लें, वहाँ आज भी कराची यूनिवर्सिटी की बुर्जियाँ लगी हुई हैं जिस पर लिखा हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी के बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ एक तरफ जो शेख जैद के पास वह जिम बन गया है, सामने अल नसीर टावर है, उसके बाद मस्जिद है। उन्होंने कब्जा किया, लेकिन जब वो वहाँ यूनिवर्सिटी का स्टाफ पहुँचा उस वक्त का, उसे तोड़फोड़ करवाना चाहिए, तो वही मजहबी मामला आ गया। मामला मुफ्ती नईम मरहूम अब इस दुनिया में नहीं है, वो दरमियान में आए। गवर्नर हाउस तक बात गई और गवर्नर हाउस से ये हिदायत की गई, अब कोई उस ज़मीन के करीब नहीं जाएगा। गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दी थी, तो वो ज़मीन इस तरह से आपके हाथ से गई। मस्जिद की साथ जो है एक बंगला है, उसने भी एक जगह को कब्जे में ले लिया है। अवैध मुजफ्फर टप्पी हुआ करते थे, उनकी एक जानने वाली थी, रेस कोर्स में खातून एक हुआ करती थी, उन्होंने अपना बंगला बनाना शुरू किया, उन्होंने वह लॉन को अपने वहाँ तक ले आई। ऐसा लगता है कि रेवड़ियाँ बट रही हैं। इस क्लब के साथ ही बहुत सी दुकानें भी मौजूद हैं। ये भी जामिया की जमीन पर ही बनाई गई हैं। मगर केयू की जमीन की सबसे आखिरी चाइना कटिंग 2026 में हुई है। यूनिवर्सिटी के मुबीना टाउन वाले गेट के करीब एक पेट्रोल पंप बनाया गया है। इस पेट्रोल पंप के मामले पर भी केयू अदालत में है और मामला कई माह से जेरे समाअत है। मिली भगत ही है कि जो माफिया है डीएसओ के पेट्रोल पंप पे जब वो दबाव पड़ता है तो ऊपर से फ़ोन आते हैं बड़े बड़े लोगों के। वो इसलिए आते हैं कि उन्हें पता है कि जो ये यहाँ की इंतजामी ओहदों पे, आला इंतजामी ओहदों पे लोग हैं, वो कम्प्रोमाइज़ नहीं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। वो अपने कागज़ लेके आ गया पेट्रोल पंप वाला को, उससे कहता है मैंने तो ज़मीन अलॉट कराई है। अगर वो यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है तो ज़मीन कैसे अलॉट हो गई? तो ये मेरे ख्याल में एक पूरी लैंड माफिया है। केडीए के लोग भी मिले हुए हैं, यूनिवर्सिटी के लोग भी मिले हुए हैं, मिलकर ये सारे काम करते हैं। और स्टेट अफसर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उसकी जिम्मेदारी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइज़र हैं, बरसों से चले आ रहे हैं ना, उनको कोई नहीं हटाता। कई वाइस चांसलर उन्होंने भुगता दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी एक इंच ज़मीन वापस नहीं ले पाए। जामिया कराची के इसी मुबीना टाउन गेट पर यूनिवर्सिटी की जमीन पर एक प्राइवेट अस्पताल भी मौजूद है। इब्तिदा में यूनिवर्सिटी की जमीन अस्पताल को इसलिए दी गई थी कि यहाँ यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन और इनके खानदान का इलाज होगा। मगर अब ये अस्पताल कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जा रहा है। वो अस्पताल की सुना है कि सिंडिकेट ने परमिशन तो दी थी, वहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों का तो इलाज नहीं होता। प्राइवेट अस्पताल है, खूबसूरत, और सुना यह है कि वहाँ कोई बंगले बनना शुरू हो गए, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, किसी को ख्याल नहीं आ रहा। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जामिया कराची की जमीनों पर कब्जे हों या उस जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर के लोगों की मिली भगत और चश्म पोशी के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह केयू की जमीनें जाती रहना अंदरूनी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, उसी तरह केयू के एकेडमिक और इंतजामी अबतरी में भी अंदर के लोगों के किरदार को छूट नहीं दी जा सकती।
कराची यूनिवर्सिटी की तबाही के जाविये भी बहुत हैं और वजूहात भी बहुत। एक बड़ा मसला असातिज़ा का प्रोफेशनल कंडक्ट भी है। ऐसा लगता है कि अब असातिज़ा की दिलचस्पी पढ़ाने से ज्यादा इंतजामी ओहदों और मराद की तरफ हो गई हैं। और 2026 में जिस तरह की हड़ताल की गई है, इसे देखकर तो यही लगता है कि तलबा से ज्यादा सियासत तो टीचर्स कर रहे हैं। इनको प्रिविलेजेस और पर्क्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, पैसे चाहिए, पार चाहिए। ये उनका काम तो नहीं है। वर्डिक्ट आई हुई है सिंध हाई कोर्ट की कि जो इंतज़ामी ओहदों पे सिर्फ नॉन टीचिंग वाले होंगे, मगर आपका रजिस्ट्रार जो है वो तो फिजिक्स का प्रोफेसर है और वो नाम के साथ आता है उसका। कराची यूनिवर्सिटी में ना सियासत बहुत इन्वॉल्व होगी। आपको जो माफियाज है यूनिवर्सिटी की, उन माफियाज को जो है ना तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई, अब आपको टीचरों की तंजीमों पे, एम्प्लॉयज़ की तंजीमों पे भी जो है ना वहाँ पाबंदी लगानी होगी। इम्तिहान नहीं लोगे, भाई क्यों नहीं लोगे? उनके मुतालबात सही होंगे, ये नहीं उनके मुतालबात गलत होंगे, लेकिन उनके आप अपने मुतालबात को तलबा के मुस्तकबिल से कैसे मशरूत कर सकते हो यार? ये कैसे कर सकते हो आप? ये दिल कहाँ से लेकर आ गए कि मैं तलबा के इम्तिहान नहीं लूँगा? ये दिल कैसे लेकर आ गए? क्योंकि आपको पता है कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। यूनिवर्सिटी क्यों तबाह हो गई? तो सब कुछ हुकूमत ने नहीं किया, यूनिवर्सिटी वालों ने भी यूनिवर्सिटी को तबाह किया। उसमें असातिज़ा का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ मुनाफा बख्श ओहदे जो हैं उन्हें लेने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उसमें आपको इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी जगह फंड्स मिलते हैं, इवनिंग क्लासेस बतौर इनाम दी जाती हैं, और फिर एक मखसूस लोग ही हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर उस्ताद फ़ायदा उठा रहा है। मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ख़राब से ख़राबतर होते चले जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो उन जगहों को, मुनाफा बख्श जगहें जो हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। शुबा इम्तहानात में आप देख लें कि वहाँ भी एक रिटायर्ड जो थे उनको लगाया गया। तो रिटायर्ड लोगों को लगाने में ये रहता है कि वो कंट्रोल में रहते हैं। जामिया कराची के तलबा की जानिब से ये शिकायत भी मामूल बन गई है कि टीचर्स अटेंडेंस और नंबर्स देने के इख्तियारात को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कौन सा स्टूडेंट है मेरे मतलब जिसकी फर्स्ट पोजीशन से नंबर दे दिए। आई नेवर न्यू अबाउट इट। यहाँ पे तो बाकायदा प्लानिंग होती है। रिजल्ट नहीं दिया था, उस वक्त रिजल्ट आउट नहीं करेंगे जब तक कि क्लियर ना हो जाए कि किसकी पोजीशन आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। तो जब यहाँ तक बात पहुँच जाए कि नंबरिंग जो है वो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन उसमें आ जाए, और अटेंडेंस का तो बस मैं आपको क्या बताऊँ। और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। हैरेसमेंट का केस जो होता है वो भी इसीलिए कि भाई जो तैयार ना हो तो उसके खिलाफ है। टीचर के हाथ में जो ये हथियार है ना, ये नंबर देने का और अटेंडेंस लगाने का, टीचर के हाथ से ये हथियार आपको वापस लेना पड़ेगा। ये टीचर कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है। हरासमेंट का पहलू अपनी जगह है, और पैसा भी। तो ख़वातीन टीचर पे भी लगाए ना आप इल्ज़ाम हरासमेंट का। सारे इल्ज़ामात के लिए मर्दी मिलते हैं, तो ख़वातीन टीचर तो वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर देने में माहिर है। जामिया कराची का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटर जवाल कब शुरू हुआ, इस पर बहस हो सकती है, मगर इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि कम अज़ कम 1980 के बाद किसी वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की गिरावट को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसमें हिस्सा डाला। मगर 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक से जामियात का इंतजाम सूबों को मुंतकिल हुआ तो कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन मजीद तेज हो गया। हुकूमतों का बड़ा हाथ होता है, जानबूझकर इसे कह सकते हैं कराची के तालीमी इदारों को तबाह किया गया है। टीचरों में इतनी इखलाकी पसमानदगी आ गई कि वो अपने प्रमोशन के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने दीगर सरकारी कामों के लिए स्टूडेंट्स को कहने लग गए, और स्टूडेंट ने वो काम करा के दिखा दिए कि हाँ भाई हम तो तुम्हारा प्रमोशन भी करवा सकते हैं, हम आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करवा सकते हैं। जब टीचर का मुस्तकबिल स्टूडेंट के हाथ में आ जाए, स्टूडेंट इतना ताकतवर हो जाए कि वो टीचर के मुस्तकबिल के उसको प्रोफेसर बनाने की ताकत आ जाए कि हाँ वो तो मसला ही नहीं है। जामिया कराची के 4 दरवाजे हैं। सिर्फ मस्कन चौरंगी गेट से दाखिल होने पर लगता है कि किसी इदारे में दाखिल हुए हैं, और केयू का ये रास्ता भी IB इंतजामिया की बदौलत कुछ बेहतर नजर आता है। बाकी हर तरफ झाड़ झंकार है, डिपार्टमेंट्स के नाम पर खंडरात हैं। ये जरूर है कि कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स को नाअहली और बद इंतजामी का निशाना बनाने में रियायत भी की गई है। बास जो डिपार्टमेंट्स हैं इतने बड़े एम्पायर लगती है, जैसे कंप्यूटर साइंस का है, किपजी है, किपजी भी है, कंप्यूटर साइंस का भी है, और 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं, लगता है कि महल है। क्यों भाई? और बाकी डिपार्टमेंट्स छोटे छोटे बिल्कुल डरबों की तरह, उनकी हालत आप देख लें। आज तक रंग रोगन नहीं हुआ, किसी बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश नहीं हुई। मखसूस शोबाजात की तज़ीनो आराइश होती है, मखसूस शोबाजात कोई पैसे मिलते हैं
मखसूस शोबाजात को जो सरबराह हैं उन्हें ऐसे इंतज़ामी ओहदे दिए जाते हैं कि उन्हें इजाफी तौर से रकम मिलती रहे। जो तलबा अपने अच्छे वक्तों में कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, आज वो जामे की मौजूदा हालत देखते हैं तो इनकी आंखें छलक पड़ती हैं। ऐसी ही एक साबिक तालिबा रक्षी करीमी भी हैं। 2026 में जब वो 40 साल बाद अमेरिका से कराची आई तो बेकरार होकर अपनी मादरे इल्मी पहुंच गईं। क्योंकि जामे कराची के अच्छे दिनों में पढ़ने वाले जब परदेश से वापस आते हैं तो चाहते हैं कि अपने महबूब जामिया को देखें, इसकी राहदारियों में घूमें, आर्ट्स लॉबी में देर तक कहीं बैठकर अपनी यादों को कुरे दें, उन कैंटीन्स में जाएं जहां समोसों और चाय के दौर चलते थे। अक्सर 3-4 महीने बाद, 6 महीने के बाद मैं करीब से किसी गुजर रहा होता हूँ यूनिवर्सिटी रोड से या असवानी रोड से, मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चला जाता हूँ, गाड़ी कुछ भी नहीं करता, इस गेट से निकलता हूँ, उस गेट से मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अपने आप को, अपने माजी को मैं तलाश करता हूँ। या दोस्त हमारे जो बाहर रहते हैं, अमेरिका से या किसी भी मुल्क में रहते हैं, जो आते हैं तो वो एक बात, यार यूनिवर्सिटी चले यार, आखिरी बार तुम कब गए थे। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो भी बड़े दिलगिरफ्ता हो जाते हैं, यही क्या हो गया यूनिवर्सिटी। अटलांटा अमेरिका से आने वाली रक्षी करीमी को जामे का ये दौरा कराने वाले प्रोफेसर सलीम मुगल ने लिखा कि फ्रांस के जिन माहिरीन ने इस यूनिवर्सिटी को जिस तरह सोचा और जिन महारतों के साथ बनाया था, अगर वो आज जिंदा होते और कराची यूनिवर्सिटी की इस हालत को देखते तो फ्रांस वापस जाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से छलांग लगा लेते। सलीम मुगल साहब हैं, उन्होंने उनकी कोई दोस्त थी, वो भी 30-40 साल के बाद अमेरिका से आई, तो वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पढ़ती थी, तो वो उनके साथ वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट में ही, तो उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की वहाँ की। तो जिस तरह कचरे खाने में कूड़ा पड़ा होता है ना, उस तरह का उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना कचरा पड़ा हुआ था। उन खातून ने बड़े दिल गिरफ्ता अंदाज में जो है ना अपनी पोस्ट की फेसबुक पे, उनका डिपार्टमेंट, उनकी बचपन की या जवानी की जो यादें होंगी, आज वो बुजुर्ग खातून हो चुकी है, तो वो बाकायदा आप पढ़े, आपको रोना आ जाएगा। अब बात यादों की हो ही रही है तो कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी की मौजूदा हालत कभी गहना नहीं सकती। कराची यूनिवर्सिटी जो है ना एक बड़ी रोमांचक जगह है। कराची यूनिवर्सिटी तो भाई जगह है, बाकायदा जो है ना प्रेम गली है। कराची की एक ऐसी जगह है जहाँ प्यार और मोहब्बत की लाखों दास्तानें जो हैं, उसके दरख्त है कराची यूनिवर्सिटी के, वो लाखों दास्तानों के गवाह होंगे। और ये एक अलग बात है कि जमीयत, जो क्योंकि इस्लामी जमीयत तुलबा, क्योंकि हमेशा से ही वो प्यार और मोहब्बत के खिलाफ ही रही, तो वो हमेशा जो है उसने रुकावट बनी। लेकिन प्यार मोहब्बत करने वाले जो है ना वो जगह तलाश कर ही लेते उनको आप नहीं कहो।